अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नॉवल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्या खबर है रफ़ीक? इन दोनों के जाते ही रफ़ीक उसके पास आकर नजर झुकाए हुए खड़ा हो गया था। जब उसने रफ़ीक से पूछा, सर सब मालूम हो चुका है, वो क्लिफ्टन में रहती हैं, उनका नाम प्रीशिया जफर है, 2 बहनें हैं, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। और आगे की बात कहते वो जैसे अटक रहा था। और क्या? और वो भी अपने कजन के साथ मंसूब है, उनका नाम वसी है, जल्दी उनकी शादी होने वाली है। उसके बाद सुनते उसने साथी से अपनी मुट्ठियां बीच ली थी। जाओ यहाँ से सर, गेट आउट। उसके चिल्लाने पर रफीक कमरे से चला गया था, जबकि अपने इंतशार पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था जब पीछे कमरे में दाखिल हुए। हेलो मिस्टर शाह। उसने पेशवाना मुस्कुराहट ली उसको देखा था। अपनी जगह से उठकर उसके सामने जाकर खड़ा हुआ था। उसकी हरकत पर वो पीछे हटी, लेकिन उसके दोनों कांधों पर पकड़कर उसे अपने करीब किया था। ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे। मुझे शायद तुमने पहचाना नहीं है। पहचान चुकी हूँ, तुम वही लोफर हो ना जो मुझे शादी में मिले थे, लेकिन इस वक्त तुम्हारा ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। तुम इस लड़के से शादी नहीं करोगे। मैं किसी से भी शादी करूँ तुम्हें क्या? छोड़ो मुझे। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम अपने इस कजन से शादी नहीं करोगे। तुमने करनी भी चाहिए तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तो बेहतर है पहले ही सबसे इनकार कर दो। अपनी बात कहकर उसने उसको आजाद किया था। उसके ऐसा करते ही उसके कमरे से भाग गई। अगले दिन वो हॉस्पिटल में नहीं गई थी। उसकी बातें याद करके उसे उस शख्स से खौफ महसूस हो रहा था। छुट्टी करके अगले दिन वो हॉस्पिटल गई। जब उसे पता चला कि मुतसिम वहां से जा चुका था, जिस पर उसने शुक्र का सांस लिया, लेकिन वो बातें बार बार उसके जहन में आ रही थी। घर आते ही उसे जो सरप्राइज मिला वो हालांकि मौजूदगी का था, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन उनके आने का मकसद जानकर वह परेशान हो चुके थे। उन्होंने उसे वसी के नाम की अंगूठी पहनाई थी, लेकिन उसे इस सब से कोई भी खुशी ना हुई थी, क्योंकि उसका जहन तो अब तक मुतसिम की बातों में था। उसने अपने हाथ में मौजूद इस अंगूठी को देखा जो आज उसने पहनाई गई थी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, हो सकता है वो मजाक कर रहा हो। मैं भला क्यों उसके बारे में सोच खुद को परेशान कर रही हूँ? अपने आप को तसल्ली देकर अपनी जगह से उठी। जब उसे अपने पीछे जहाँ पर खिड़की थी वहां पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसे मुड़कर देखा, लेकिन उससे पहले कि वो चीखती, वो अपना मजबूत हाथ उसके लबों पर रख चुका था। वो वही था, वही शख्स जिसे वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी। उसने इस वक्त ब्लैक जींस और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसके मजबूत बाजू साफ दिख रहे थे। एक बाजू पास जहाँ मौजूद था जो उसे गोली लगने की वजह से मिला था। अभी तक उसका बाजू मुकम्मल ठीक नहीं हुआ था। क्या कहा था मैंने तुमसे कि तुम मुझसे शादी से इनकार कर दो, लेकिन नहीं। तुमने क्या किया? उसका हाथ उठाकर उसने उसकी उंगली में मौजूद उस अंगूठी को देखा और फिर इस उंगली से निकाल कर फेंक दिया, जो कि बैग पर जा गिरे। छोड़ो मेरा हाथ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? निकलो यहाँ से। लगता है तुमने मेरी बात सुनी नहीं है। मैं तुम्हें कल तक का वक्त दे रहा हूँ, इस रिश्ते से इनकार कर देना, वरना अंजाम की जिम्मेदारी तुम पर खुद होगी। क्यों इनकार करूं मैं वसी से शादी करूंगी। हो कौन तुम मेरे? उसने मुतसिम को जोर से धक्का दिया था, जिस पर उसने अपनी सुर अंगार होती हुई आंखों से घूरकर उसको देखा था और झटके से उसको अपने करीब जाकर उसके कमर के गिर्द अपना हसार बांध लिया। आइंदा उस शख्स का नाम भी अपनी जुबान पर मत लाना। मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी, सिर्फ मुतसिम शाह की। उसके मजामत करते अंदाज को नजरअंदाज करके उसके माथे पर अपने लब रखे और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। उसके जाने के बाद प्रीशा ने जोर से अपना माथा रगड़ा, जैसे उस पर उस शख्स का दिया गया लम्स मिटा रही हो। दिल में ख्याल आया कि किसी को सबके बारे में बता दे, लेकिन फिर सबकी परेशानी का सोचकर वो खुद ही खामोश हो गई। एक बार उसकी वसी से शादी हो जाती तो वह खुद ही उसका पीछा छोड़ देता, लेकिन ये परेशानी उसे रहनी थी जब तक उसकी वसी से शादी नहीं हो जाती। इस वक्त भी वो शॉपिंग करने के लिए साइमा बेगम के साथ गई थी जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मारकर चला गया। वो परेशानी से लोगों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंची थी। बस चंद चोटियां आई थी और ये सब सुनकर उसे इत्मीनान भरा सांस लिया और घर फोन करके ऐना को उनके एक्सीडेंट का बता दिया, ताकि घर में सबको ये बात बता दे। उसे फोन करके वो हॉस्पिटल के रूम में दाखिल हुई, जहाँ पर साइमा बेगम मौजूद थी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसके कदम जम चुके थे। जीन्स टी शर्ट और ब्लू जैकेट में वो सोफे पर बैठा अपने दोनों पाँव टेबल पर कैंची की शेप में दिए बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज एक किस्सा खत्म करने आया हूँ। अपनी जगह से उठकर वो चलता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हो गया। क्या कहा था मैंने तुमसे कि मना कर दो उस रिश्ते से, वरना अंजाम की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। आप देख लो अपनी गलती का नतीजा। उसने बेड पर मौजूद बेहोश साइमा बेगम को देखते हुए कहा। तो ये सब तुमने क्या है घटिया इंसान? उसे गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया था। हाँ, ये सब मैंने किया है। उसने अपना गिरेबान उसके हाथों से छुड़वाते हुए इत्मीनान से कहा। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? छोड़ दो मेरी जान, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ते हुए कहा।
जहाँ तक तुम मेरी बांध चुकी हो, इसी हिसाब से मैं अपनी जान को भला कैसे छोड़ दूं। उसके चेहरे पर झूलती हुई लिट को उसने पीछे किया था जब परीक्षण ने उसका हाथ झटक दिया और हालचाल होने पर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ पर दरवाजे में चंद मर्द हजरात डाले हुए थे। निकाह के लिए तैयार हो जाओ मेरी जान, मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी। सोच लो, पहले ही तुम्हारी गलती की सजा ये भुगत रही है, मैं उससे आगे भी बढ़ सकता हूँ जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, तो बेहतर है कि मेरी बात मान लो। उसने आंसू बढ़ी नजर से बेड पर लेटी अपनी माँ को देखा और हिचकियों से रोते हुए निकाहनामे पर साइन कर दिए। उसकी माँ के सामने उसका निकाह हुआ था, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था क्योंकि वो अब तक होश में ही नहीं आए थे। निकाह होते ही वहां पर मौजूद अफराद बाहर चले गए थे सिवाय मुतस्सम शाह के। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने मुकाबले खड़ा किया। पीछे ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो मुतस्सम की सद गिरफ्त में था। निकाह मुबारक हो जान, उसने उसके माथे पर अपने लब रख दिए। दूर रहो मुझसे। उसने अपना आप उसे छुड़वाना चाहता, लेकिन उसकी मजामत को नजरअंदाज करके उसके गुलाबी लबों पर झुक गया। उसकी इस हरकत पर वो फड़फड़ा कर आई गई थी। अपने हाथों की पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ रहा और काफी देर बाद उसके लबों को आजादी बख्शी। जा रहा हूँ, वापस आऊंगा और तुम्हें इसी तरह पे साथ लेकर जाऊंगा जिस तरह हर लड़की रुखसत होकर जाती है। अगर तुम्हें ये सब करना था तो इसी तरह से रिश्ता लाते जो तरीका होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी शादी के दिनों में मैं तुम्हारे घर रिश्ता लाता तो वो तुम्हारे कजन को छोड़कर तुम्हारी शादी मुझसे कर देते? तो क्या आप कर देंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम अब मुकम्मल तौर पर मेरी हो। इजाजत मांगूंगा उन सब से, अगर मिल गई तो ठीक, नहीं तो तुम्हें घर से उठाने में भी देर नहीं करूंगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसके माथे पर दोबारा अपना लम्ब छोड़कर वह वहां से चला गया था और वो वहां पर बैठकर रोने लगे। सब घर वाले आ चुके थे। सामा बेगम को होश आ चुका था, लेकिन उसके रोने में कमी नहीं आई थी। उसकी शादी की बात जो कि दबी हुई थी, वो सामा बेगम के सेहत जाब होते फिर से उठ चुकी थी और यही तो वो नहीं चाहती थी। वो भला वसी से शादी कैसे कर सकती थी? उसे सामा बेगम को अपना इनकार सुना दिया था, जिसके बाद उसने अच्छी खासी डांट पा चुकी थी और साथ ये भी ताकीद की गई थी कि उसे आइंदा ऐसी बात अपने ज़हन में भी नहीं लाने। उसकी तरफ से मायूस होकर वो जफर साहब के पास जाना चाहती थी ताकि अपने बाप से कह सके कि वसी से शादी नहीं करनी या फिर उन्हें हकीकत बता दे, लेकिन वह ऐसा कुछ भी ना बता सकी। उनकी शादी को लेकर उनके चेहरे पर फैली हुई खुशी से उसे कुछ कहने ही नहीं दे रहे थे। इसलिए उसने वसी से इस बारे में बात करने का सोचा, लेकिन उसकी सुन्नी का रहा था। वो तो बस अपनी खुशी में मगन था। उसने अपने करीब मौजूद हर शख्स को सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन हर कोई बस अपनी सुनाकर उसे समझाने बैठ जाता। घर का माहौल उसे घुटन ज़्यादा लग रहा था। इस समय उसकी शादी की डेट भी रखी जा चुकी थी। उसे बस घर से दूर जाना ही इस सब का हाल लगा और उसने ऐसा ही किया। वो जानती थी कि उसका उठाएगा ये कदम उसके माँ बाप के लिए बहुत ही तकलीफ दे होगा, लेकिन वो भी मजबूर थे। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा हो तो उसे शख्स पर था जो उसे इस रिश्ते में जबरदस्ती बांध चुका था। इस वक्त भी वो कैब में बैठी जा रही थी। इस वक्त उसने यही सोचा कि वह रिमशा के पास चले जाएगी, लेकिन रास्ते में ही उसने ड्राइवर को रोकने का कहा था और गाड़ी से उतरकर बाहर निकले। क्या हुआ है उन्हें? उसने आयरा के करीब जाकर कहा, जो कि मुबशरा बेगम का साथ अपनी गोद में रखे हुए मदद के लिए चला रहे थे। मुझे नहीं पता, ये एकदम से गिरकर बेहोश हो गई हैं। उसने रोते हुए दोबारा उनका गाल थपथपाया। प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। आपका घर कहाँ है? वो वाला मेरा घर है। आयरा ने कुछ फासले पर मौजूद घर की तरफ इशारा किया। हम बाहर जा रहे थे और फिर अचानक ये बेहोश हो गए। मैं डॉक्टर हूँ, आप उन्हें घर में लेकर चलिए, मैं उनको चेक करती हूँ। ड्राइवर की मदद से वो दोनों मुबशरा बेगम को घर में लेकर आई। वैसे तो सब ठीक ही लग रहा था। बीबी की मशीन से उसने उनका बीपी चेक किया। वो हल्का सा स्लो था, लेकिन इतने हल्के बीपी में उनकी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। उसने उनकी शुगर चेक की, जो काफ़ी ज़्यादा लो थे। उन्हें ट्रीटमेंट और आयरा को चंद हदायत देकर वो वहाँ से बाहर निकल गए, जबकि आयरा भागती उसके पीछे आई। एक्सक्यूज मी। आयरा भागती उसके पास आई थी, जिस पर परीक्षा ने मुर्कस को देखा। जी, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? प्रीशे। बहुत प्यारा नाम है। आपका नाम? आयरा। नाइस नेम। ये मेरा नंबर है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। अलविदाई कलमात अदा करके वो वहाँ से चली गई थी और यहीं से प्रीशे जफर शाह को एक नई दोस्त मिली थी। अपने एक हाथ में बैग ली वो जा रही थी। रिमशा का घर करीब ही था और अभी के लिए तो उसे बस वहीं जाना था। वो चलती हुई जा रही थी जब ब्लैक कलर की BMW उसके सामने आकर रुकी। उसने अपने चलते हुए कदम झटके से रोक लिया। गाड़ी में डार्क ब्लू पैंट कोट में मलबूस शख्स बाहर निकला। अपनी आंखों पर उसने लाइट ब्लू कलर के सन ग्लासेस लगाए हुए थे। गाड़ी में बैठो।
नहीं बैठूंगी। परी, मुझे ज़बरदस्ती करने में मजबूर मत करो, शराफत से घर में बैठ जाओ। उसके साथ लहजे पर कहने पर वो घर में बैठ गई थी। वो यहाँ सड़क पर कोई तमाशा नहीं चाहती थी। कहाँ जा रही थी? उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। घर से भाग रही थी। किस लिए? क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी की डेट रखी जा चुकी है और मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पहले किसी के नकामे हूँ और ये मैं बात किसी से कह भी नहीं सकती। कोई मेरी बात सुन नहीं रहा था और जिसके साथ मेरा निकाह हुआ है वो इतने दिनों से गायब था और मुझे उसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता था। मैं तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ और फिर मैं उन सब से बात करूंगा। और मैं गायब नहीं हुआ था, बस कुछ ज़्यादा ही मसरूफ हो गया था। मैं इस वक्त सिर्फ अकेली रहना चाहती हूँ। जानती हूँ कि जब मेरी निकाह की खबर घर में होगी तो तमाशा लगेगा और मैं इस वक्त कोई भी तमाशा नहीं चाहती। मैं सिर्फ तन्हाई चाहती हूँ। उसके कहने पर मुतसिम ने बिना कुछ कहे हुए गाड़ी दूसरी जगह मोड़ ली थी। वो अजनबी रास्तों पर गाड़ी लेकर जा रहा था। वो कहाँ जा रहा था उसे नहीं पता था, उसे जाना भी नहीं था। उसने गाड़ी एक छोटे लेकिन खूबसूरत घर के आगे रोकी। चलो उतरो। ये किसका घर है? ये मेरा घर है। मैं यहाँ नहीं रहना है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे नहीं पता तुम कहाँ जा रही थी, लेकिन अगर अपने घर से दूर जा रही थी तो यकीनन किसी और के घर में ही जा रही होगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। ये मेरा घर है और तुम्हारा भी, और तुम जब तक अपने घर वापस नहीं जाओगे तब तक तुम यहीं पर रहोगे। उसे ज़बरदस्ती घर से निकालकर वो अंदर लेकर आया था और गार्ड्स को बाहर रुकने का इशारा किया, जिसके साथ उसके घर के पीछे एक अलग गाड़ी में मौजूद है। मैं हर हफ्ते यहाँ की सफाई करवाता हूँ। ये बात उसे कहने की जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि साफ सुथरा घर इस बात की गवाही दे रहा था। तुम्हें पसंद आया? उसने हाथ पैंट की जेब में डाला। तुमसे जुड़ी कोई चीज़ मुझे नहीं पसंद। वैसे तुम भी अब मुझसे ही जुड़ चुकी हो। झटके से उसे अपनी जन्म खींचा था और बिना उसे कुछ समझने का मौका दिए उसके लबों पर झुक गया। वो मदहोश सा उसके लबों पर झुका हुआ था जब परीक्षा ने उसे दिखा दिया, जिससे वो उसके से चंद कदम के फासले पर हो गया और वो लड़खड़ाया था लेकिन गिरा नहीं था। ये क्या हरकत है परी? ये बात मुझसे मत पूछो। ये क्या हरकत है? तुमने अपनी हरकतें देखी हैं? क्या है मेरी हरकतें? निकाह में हो तुम मेरे। हाँ, इसलिए तुमने मुझसे निकाह किया। शाह इंडस्ट्री का मालिक मुतसम शाह भला मुझसे शादी क्यों करेगा? एक बार में मोहब्बत हो गई। इसलिए नहीं मानती मैं इस सब को। मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे इसलिए निकाह किया ताकि निकाह की आड़ में तुम अपनी हवस पूरी कर सको। उसके लफ्ज सुनकर उसका हाथ उठा था, लेकिन वह हवा में ही रुक चुका था। उसने अपने हाथ को मुट्ठी बनाकर जोर से भींचा और तेज तेज कदम उठाता घर से निकल गया। कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। गार्ड्स जो उसके पीछे आने वाले थे उसकी तेज हवा पर वहीं पर रुक गए। वो अपनी गाड़ी लेकर तेज से वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद गार्ड्स भी उसके पीछे गए, क्योंकि अगर उसके सामने उसके पीछे जाते तो मुतसम शाह ने नहीं छोड़ना था। लेकिन ये जमाल शाह का हुक्म था, इस वजह से उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। वो तेजी से अपनी गाड़ी चला रहा था। स्पीड तेज से तेज स्टार्ट होती जा रही, जब अचानक सामने से एक ट्रॉला आया था। उसने तेज से गाड़ी का रुख मोड़ा और गाड़ी उल्टी हुई दूसरी तरफ जा गिरे। गार्ड्स जो उसके पीछे से ही थे तेज से भागते उसके पास आए और इसे गाड़ी में से बाहर निकाला। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। इन लोगों ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई और जमाल शाह को फोन कर उसकी हालत बताई, जिसे सुनकर हवेली के सारे फर्द वहां पर आ गए थे, जहां पर उन्हें यह खबर मिली कि वो कोमे में जा चुका है। मुतसिम जो गया था तो कितने दिनों तक वापस नहीं आया था। इससे नफरत करती थी, लेकिन इसके अकेले घर में इससे डर लग रहा था। उसे अपनी कई बातों का पछतावा हो रहा था, लेकिन अब तो कह दिया था ना। उसने घर के करीब ही मौजूद हॉस्पिटल में जॉब शुरू कर दी थी। वो जानती थी कि कभी ना कभी तो घर का कोई भी फर्द उसको ढूंढ लेगा, और ऐसा ही हुआ। वो उसको देख चुका था, जहाँ अब पता नहीं कितने सवाल के जवाब उसे देने थे। वो सबको क्या बताती वो किसी के नकाम में है, और जिसके नकाम में वो है वो 4 माह से उसको मिलना ही नहीं है। पता नहीं वो कहाँ था, कहीं उसको भूल ना गया हो। उसे ये परवाह हरगिज ना थी कि मुतसिम ने उसे याद रखा था या नहीं। वो बस ये चाहती थी कि वो उसे इस नामनहाद रिश्ते से आज़ाद कर दे। लेकिन ये सब सोचते वो ये नहीं जानती थी कि वो शख्स जो उसके इश्क में डूब चुका है वो इस वक्त कोमे में था, जिसे होश पड़ी के अपने घर जाने से 5 दिन पहले आया था, और वो अपनी हालत में बेहतरी देखते ही वो अपनी अमानत लेने चला है। तो तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। जफर साहब गुस्से से अपनी जगह से उठे थे। जफर साहब ऐसे मत बात कीजिए, थोड़ी तो मेरी इज्जत कीजिए। दामाद हूँ आपका। बन को अपनी ये बकवास नहीं मानता। मैं इन सबको अभी के अभी मेरी बेटी को तलाक। ये बात तो कभी सोचिए कभी मत कि मैं आपकी बेटी को छोड़ूंगा। ये फैसला परी का होगा। तुम कौन होते हो ये बात कहने वाले? वसी भी गुस्से से उसके करीब आकर कहने लगा था, जिस पर मुतसिम ने बाएं झुकाकर उसको देखा। उसके तासा देखकर उसे ये जानने में देर न लगी थी कि सामने खड़ा शख्स वही है जिसने उसकी मलकियत को अपना बनाना चाहा था। जानता हूँ तुम्हें बहन की परवाह हो रही होगी, लेकिन जब 2 बंदे बात कर रहे हो ना तो बेहतर है कि तुम अपनी चोंच बंद रखो।
और कुछ गलत नहीं कह रहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं पहले ये बात आपको बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी कोई मुझे गलत ना समझे, इसलिए मैं खामोश रहती, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। परीक्षा ने चीते हुए कहा था, जिसे सुनकर जफर साहब उसके पास आ गए थे। सुन लिया क्या चाहती है हमारी बच्ची? आप बेहतर इस मामले को यहीं पर खत्म कर दो। भूल है आपकी कि मैं उसे खुद से दूर कर दूंगा। बेहतर होगा इसे निकाह का कबूल कर लें, वरना अगर आप लोग नहीं भी मानते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे निकाह में है और मैं उसे जबरदस्ती पर मेरे साथ लेकर जा सकता हूँ। बंद करो इस तमाशे को। अम्मा जान की तेज आवाज सुनते ही माहौल में सन्नाटा छा गया था। वो चलती मुतसम के करीब आई। देखो लड़के, ये मामले ऐसे नहीं होते। अगर वाकई में हमारी बच्ची को ब्याहना चाहती हो तो इसी तरह अपने बड़ों को रिश्ते के लिए भेजो, जो तरीका होता है। अम्मा जान, ये आप क्या कह रही हैं? सामा बेगम ने करीब आकर उन्हें समझाना चाहा, जब उन्होंने अपना हाथ उठाकर उन्हें मजीद कुछ कहने से रोक दिया। मैं कुछ गलत नहीं कह रही, निकाह वो कर चुका है। उसने रास्ता गलत इख्तियार किया था, लेकिन नीयत गलत ना थी। वैसे भी मैं नहीं चाहती तलाक में जैसा लफ्ज मेरी बच्ची के ऊपर लगे। सामा बेगम से कहकर उन्होंने मुतसम की तरफ देखा। यकीनन तुम मेरी बात समझ गए हो गया। बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अपने बड़ों को लाऊंगा और अपनी पोती को वैसे लेकर जाऊंगा जैसे हर लड़की अपने घर से रुखसत होती है। अम्मा जान, आप कैसे कर सकती हैं ऐसा? अम्मा जान का मान जाना यानी इस रिश्ते को कबूल करना, लेकिन वैसा नहीं कर जाता था, इसलिए उसने फिर से कुछ कहना चाहा, जिस पर मुतसम ने गुड़कुस को देखा, लेकिन वसी को उसे घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा नहीं कर सकती, इसकी वजह से परी ने कितना कुछ सहा है। आप भला ऐसे कैसे घास काट सकती हैं? अगर ये इतना ही सच्चा है तो पूछे उसे कि इतने वक्त से ये कहाँ था। मैं कोमे में था, 4 दिन पहले ही वहां से आया हूँ। तुम्हें वहां पर जाना बहुत मजा आता है। वो उसे अपने कोमे में जाने की बात ऐसे बता रहा था जैसे वो बात वर्ल्ड टूर घूमने की हो, जबकि उसकी बात पर ये कहते ही परीक्षा ने अपना झुका हुआ सर उठा उसको देखा था। वो तो समझी थी कि उसको भूल क्या था, उसकी बातें सुनकर उससे नफरत कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो अपनी जिंदगी और मौत की जंग लग रहा था। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है वसी, मैं अभी जिंदा हूँ, अपनी बच्ची के लिए मैं बेहतर फैसला कर सकती हूँ। उनने वसी को देते हुए साथी से कहा था और मुतसम के सर पर हाथ फेरा। उसका कद लंबा था, इसीलिए उनके ऐसा करने से उसने अपना सर थोड़ा सा झुका लिया था और एक आखिरी नजर उस दुश्मन जहां पर डालकर वहां से चला गया था। छोटे साईं, आपने बुलाया था? दानिश ने अदब से नजर झुकाकर कहा, जिस पर उसने अपना सर हिला दिया। हाँ, मैंने तुम्हें एक काम दिया था। जी हो गया छोटे साईं। ये रहा उनका ड्रेस, वो इस वक्त कराची में मौजूद है। दानिश ने पर्चा आलम शाह की तरफ बढ़ाते हुए कहा था, जिस पर एड्रेस लिखा था। बहुत खूब, कैसे मालूम किया? आपने कहा था कि शाह साईं का खास आदमी हर रोज उनके घर का चक्कर लगाता है, ताकि उनकी हर खबर शाह साईं तक पहुंचाता रहे। तो बस मैंने उसका पीछे किया और पता मालूम कर ली। दानिश ने दांत निकाल कर अपना किया हुआ कारनामा बताया। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी अमानत लेने। कुर्सी पर रखी हुई शाल उठाकर उसने अपने कांधों पर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। दम दम करती वो सीढ़ियां उतर रही थी, जब अचानक सामने वो आकर खड़ा हो गया। उफ असीम लाला, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। उसने अपना नाजुक हाथ दिल पर रखकर सामने खड़े असीम से काजों के फुर्से से खुद देख रहा था। कांधों पर मर्दाना शाल डाली हुई थी, जिसने जबकि उसके डार्क ब्राउन कलर का कमीज शलवार पहना हुआ था और गन्नी मुच्छों को हमेशा की तरह ताव दिया था। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? पेपर जबरदस्त हुआ था, ऐसा लग रहा था मैंने पहली बार कोई पेपर अच्छा दिया। और आपको एक खास बात बताऊं, सारे सवाल वही आए थे जो आपने मुझे याद करवाए थे। बहुत खूब, चलो अब जल्दी से आ जाओ, कल के पेपर की तैयारी करते हैं। उसकी बात सुनकर उसका खुशी से टमटमाता हुआ चेहरा बुझ चुका था। नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है, मुझे कल का पेपर याद है। ये तो और भी अच्छी बात है, तुम्हारी तैयारी भी और आसानी हो जाएगी। चलो जल्दी से आओ। उससे अच्छा था ये कह देती कि अच्छा नहीं हुआ। ये बात उसने दिल में कह दी, जबकि असीम वहां से जा रहा था। उसने रुक कर कस्बा को देखा। यह हरगिज मत सोचना कि अगर तुम ये कहती कि तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हुआ था तो मैं छोड़ देता, जब मैं तुम्हारा टाइम मजीद बढ़ा देता। वो कहकर चला गया था, लेकिन कस्बा ये सोचकर परेशान हो रही थी कि उसे कैसे पता चला कि वो क्या सोच रही थी। वो और मुतसिम सतत शहर में रहते थे और मुतसिम की बीमारी की वजह से तो वो बहुत ही कम गाँव आता था, लेकिन आजकल वो यहीं पर मौजूद था सिर्फ उसकी पढ़ाई की वजह से। पानी के बहाने से आऊंगी और छुप जाऊंगी, और ऐसी जगह छुपूंगी कि मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। कस्बा जल्दी आओ, मुझे और भी काम है। असीम साथ पर वो मुंह बनाती हुई अपने कमरे में बैग लेने चली गई थी। इस वक्त उसे एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर लग रहा था। रुक जाओ, आ रही हूँ। 2 मिनट बाद ही बाहर मौजूद शख्स न जाने कितनी बार दस्तक दे चुका था, जिसे सुनकर मुबशरा बेगम ने तंग आकर कहा, अपना दुपट्टा ओढ़ते हुए दरवाजे की जाना बढ़ गए। जहां दरवाजा खोलते ही उन्हें एक अजनबी चेहरा नजर आया, जिसने ग्रे कलर के कमीज शलवार पर शाल डाली हुई थी, जिसके चेहरे पर
गनीदारी मुझे थी। आप कौन? मुबशरा बेगम के कहने पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसकी वजह से बाएं गाल पर मौजूद गहरा डिंपल दिखाई दिया। मुझे पहचाना नहीं चची साईं? कहते साथ ही वो खुद ही घर के अंदर दाखिल हो गया था, जबकि हाथ के इशारे से गार्ड्स जो कि बाहर रुकने का इशारा किया था। तुम हो कौन और ऐसे कैसे अंदर आ रहे हो? लगता है तारफ करवाना पड़ेगा। मैं हूँ आलम शाह, अफान शाह का भतीजा और बेरोज शाह का बेटा। उसके कहने पर मुबशरा बेगम का जैसे सांस रुक गया था। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने अपने लहजा लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए कहा, मैं यहाँ पर भी अमानत लेने आया हूँ, अपनी मांग को लेने आया हूँ। कोई अमानत नहीं है तुम्हारी, कोई मांग नहीं है तुम्हारी यहाँ, हर हर यहाँ पर। उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा था। उनका लहजा कपकपा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो डर रही हो। और हाँ, वो डर रही थी। इसी दिन का तो उन्हें डर था। वो जानती थी कभी ना कभी ये दिन जरूर आएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? नरम अवापा जहाँ पर आलम ने मुड़ कर देखा था, वह मुबशरा बेगम का जैसे उसान हता हो चुके थे। उसे आलम शाह के सामने नहीं आना था, क्योंकि वो जानती थी अगर आलम की नजर उस पर पड़ी तो उससे लिए बिना नहीं जाएगा। वो अपनी मांग को अपने साथ लेकर जाएगा। और ये आलम शाह उसे ना सिर्फ देख चुका था, बल्कि काफी हैरत में भी था।